हर जीव जंतु को अपनी सुरक्षा के साधन दिए हैं। किसी को जहरीला डंक, किसी को तेज दांत, पंजे, सींग, यहाँ तक कि नाजुक फूल को भी कांटों का हथियार दिया। मगर हम इंसानों को मिला सबसे खतरनाक हथियार, दिमाग। हमने प्रकृति के जीव जंतुओं से सीखा और अपनी सुरक्षा के हथियार बनाए और सीखी युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट्स। भारत में भी ऐसी कई युद्ध कलाओं का जन्म हुआ। मैं मानसी राज भारत की इन्हीं युद्ध कलाओं के बारे में जानने तमिलनाडु आई हूँ। एक ओर से समुद्र से घिरा भारत के दक्षिणी किनारे पर तमिलनाडु का राज्य है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कोई भी रोमांचित हुए बिना रह ही नहीं सकता। तमिल भाषा में पहाड़ों को सिलम कहा जाता है और इसी नाम सिलम से जुड़ी है इस जगह की युद्ध कला, सिलंबम। तमिलनाडु उसके आंतरिक पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत और अन्नासलाई पर्वत श्रृंखला की सौंदर्य से पहचाना जाता है। करीबन 50,000 साल पहले वहाँ जब स्टोन एज था, उस ज़माने में नुकीले पत्थर, धारदार पत्थर, उनको लाठी के सामने चिपका के स्टोन एज के लोग शिकार के लिए यूज़ किया करते थे। वहाँ के मूल निवासी है नारीकुरवा। नारीकुरवा समुदाय एक भारत के तमिलनाडु स्थित एक स्वदेशी समुदाय, तमिलनाडु राज्य स्थित एक स्वदेशी समुदाय है। वो कुरिंजी पहाड़ों में रहा करते थे और उनका कार्य, उनका मुख्य उपजीविका का साधन शिकार करना था। नारीकुरवा कबीले को सियार मानव या जैकल पीपल भी कहते हैं। इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प बात है। इस कबीले के लोग पहाड़ों के घने जंगल में रहते थे और अपनी सुरक्षा के लिए लोमड़ी और सियार का शिकार करते थे। इसीलिए इस कबीले को सियार मानव या जैकल पीपल कहा जाता था। सिलंबम युद्ध कला ये नारीकुरवा जनजाति तक पहुंची, उसकी एक कहानी है। जैसे ऋषि अगस्त, जिनको एक बूढ़े बाबा ने ये कला सिखाई। बूढ़े बाबा दूसरे कोई नहीं थे, वो शिवजी के पुत्र थे, जिनको साउथ में लोग मुरुगन के नाम से कहते थे, देवता मुरुगन। नॉर्थ में उनको कार्तिकेयन भी कहा जाता है, जो कि मुरुगन यह देवता नारीकुरवा जनजातियों की आराध्य है। यही सोचकर देवता मुरुगन ने यह ऋषि अगस्त के द्वारा यह कला नारीकुरवा जनजातियों को सिखाई, ताकि उनकी रोजी रोटी का अमल हो जाए। तभी से सिलंबम का एक्चुअली उगम चालू हो गया। जो पुराने ज़माने के योगी जो मेडिटेशन करते थे, यह कला उन जनजातियों से सीख ली और यही कला उन्होंने फिर द्रविड़ी राजाओं जैसे चेला, पांडियन, इनके कार्यकाल में वो फैल गई। पहले गुरुकुल थे और राजा महाराजा या उनका जो भी जिनको ये युद्ध कला सीखने का अधिकार था, वो उस गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते थे इस युद्ध कला की, सिलंबम युद्ध कला की। सिलंबम मार्शल आर्ट की विशेषता, इस मार्शल आर्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला ये हथियार यानी ये लचीली बांस की लकड़ी है। सिलंबम की ध्वनि से उसका अर्थ रिलेटेड है। जब हम सिंगल स्टिक रोटेट करते हैं तब जो उससे ध्वनि निकलती है वो सिलंबम शब्द से रिलेटेड है। जब मानव की उत्पत्ति हुई, जो पहला जो उसका वेपन्स था वो लकड़ी ही था। लकड़ी से ही वो शिकार के लिए यूज करता था, लकड़ी से ही वो खुद की रक्षा, राज्य की रक्षा के लिए यूज करता था। इसलिए उस समय के राजाओं के पास यही वेपन्स का साधन था और इससे ही उनकी मिलिट्री लड़ाई करती थी। डॉक्टर डेविड मैन्युअल राज के शोध के अनुसार 326 बीसी में यूनानी राजा सिकंदर और राजा पोरस के बीच में एक युद्ध हुआ था। इसमें राजा पोरस की सेना के सिपाहियों ने सिलंबम मार्शल आर्ट का उपयोग किया था। उस समय उन सैनिकों की सिलंबम लकड़ी में धातु जड़ा गया था ताकि शत्रुओं पर कठोरता से वार हो सके। ये बात अलग है कि इसके बावजूद राजा पोरस के सैनिकों की हार हुई थी, मगर बहुत मुश्किल से।
ऐतिहासिक आलेख संगम साहित्य के अनुसार 300 BC से 300 AD तक द्रविड़ राजाओं के राज्यकाल में सबसे प्रचलित 64 मार्शल आर्ट्स में से एक सिलंबम भी था। द्रविड़ राजाओं की सेना में पैदल सिपाहियों की एक टुकड़ी सिलंबम फाइटर्स की भी होती थी। वैसे तो सिलंबम का आरंभ तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन 300 BC तक द्रविड़ राजाओं के द्वारा इसका प्रचार पूरे देश में हो चुका था। अक्सर राज्यों की लड़ाई प्रांत पाने के लिए ही होती थी, या जो भी खजाना है वो पाने के लिए होती थी। पहले जो सिलंबम था वो युद्ध कला थी और वो युद्ध के लिए ही यूज किया जाता था। चोला राजाओं ने सिलंबम युद्ध कला की शैलियों में अनेक प्रकार के प्रयोग किए, जो काफी हद तक सफल भी हुए। इन नई तकनीकों का प्रयोग मात्र चोला राजाओं के द्वारा होने के कारण ये शत्रु के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। राजेंद्र चोला, उन्होंने उसे विकसित किया था। विजयवल टेक्निक उनका जो स्पेशली था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में लकड़ी सिलंबम की लेके वो लड़ते थे, और उससे जरिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती भी है, और उसके कारण वो विजयवल टेक्निक फेमस हो गया है। कभी कभी जब एक योद्धा का मुकाबला कई शत्रुओं के साथ हो जाता था, तो वो अपनी सिलंबम लकड़ी को हर तरफ तेजी से घुमाकर शत्रु को अचरज में डालकर उसे परास्त कर देता था। कुछ ऐसा ही वटापी की लड़ाई में हुआ था। ईस्वी सन 642 के वटापी युद्ध में राजा नरसिंह वर्मन और उनके सेनापति प्राणज्योति, जिन्होंने 642 के वटापी युद्ध में बड़ी सफलतापूर्वक चालुक्य राजा पुलकेशिन को परास्त किया। परंजोत और उनके सैनिक सिलंबम युद्ध कला में माहिर थे। यही कारण है कि उन्होंने वटापी युद्ध जीता। इस लकड़ी की लंबाई चलाने वाले की लंबाई पर निर्भर करती है। योद्धा अपनी लंबाई के अनुसार उचित लंबाई की लकड़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन कभी भी ये लकड़ी 5.5 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए ये माप इस लकड़ी का आदर्श माप माना जाता है। एक योद्धा की इस लकड़ी पर पकड़ जितनी मजबूत होती है, उतना ही इसे चलाना सुविधाजनक हो जाता है। सामान्य लाठी में लचीलापन नहीं है। सामान्य लाठी जल्दी टूट जाती है, और युद्ध के दरमियान या खेल के दरमियान उसका इस्तेमाल आसान नहीं होता है। सिलंबम लाठी जो बेत के पेड़ से आती है, उसमें लचीलापन है। वो लाठी मजबूत लाठी है, कभी भी उसके 2 टुकड़े नहीं होते, वो टूटती नहीं है। इसलिए युद्ध के दरमियान या खेल के दरमियान सिलंबम लाठी का इस्तेमाल अच्छी तरह होता है। सिलंबम की मेन 16 टेक्निक्स है, जिसमें से पहली स्टेज का नाम है कलाड़ी। इसमें गुरु अपने शिष्यों को सिलंबम के दौरान पैरों को किस तरह चलाना है, इस बात की शिक्षा देता है। कलाड़ी एक सिलंबम सीखने का फर्स्ट पड़ाव है। कोई भी सिलंबम का गुरु जब सिलंबम सिखाता है तो कलाड़ी सिखाता है। कलाड़ी से उसके शरीर का फिटनेस, उसके शरीर का लचीलापन, उसके पूरा फिटनेस और उसको सिलंबम आगे सीखने के लिए रेडी किया जाता है। जब एक शिष्य इस स्टेज में माहिर हो जाता है, तो उसे अगली स्टेज सीखने का मौका मिलता है। उसके बाद उसका गुरु आदेश देता है उसे सिंगल स्टिक सीखने के लिए। कुत्तू अरसाई, जैसे सिलंबम को हम लोग शुरुआत में कुत्तू अरसाई यही पार्ट सिखाते हैं, हैंड मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट के ऊपर आधारित है। उससे फिटनेस में बढ़ोतरी होती है, फिजिकल फिटनेस प्लेयर का अच्छा होता है। और कुत्तू अरसाई के कारण या उसके आगे जाके जो भी हमें सीखना है तो हमें फर्स्ट कुत्तू अरसाई ही सीखना है। और उसके कारण शरीर में लचीलापन, शरीर का फिटनेस, मन की एकाग्रता, ये सारी बातें आती है, और उसके कारण हम सिलंबम बेहतर तरीके से खेल सकते हैं।
सिलंबम अलग अलग वेपन्स पे आधारित इवेंट है। उसमें जैसे कि फर्स्ट है उतराई कंबुविचू, तो ये सिंगल स्टिक से ये खेला जाने वाला इवेंट है। तो विभिन्न उसमें अटैक और डिफेंस के प्रकार है और सिंगल स्टिक से हमें विरोधियों को मारना है। काम्बू संदाय एक कॉम्बैट इवेंट है, आमने सामने की लड़ाई है। दो प्रतियोगी होते हैं और स्टिक, दोनों के हाथ में स्टिक होती है। स्टिक से वो फाइट करते हैं, स्टिक से ही वो अटैक करेंगे और स्टिक से ही वो डिफेंस करेंगे। इस तरह का इवेंट काम्बू संदाय है। इतराई काम्बुविचू, इतराई काम्बुविचू एक डबल स्टिक स्विंग है। विभिन्न तरीकों से ये स्टिक घुमाई जाती है और विरोधियों के ऊपर अटैक करने के विभिन्न तरीके इसमें आते हैं। तो ये लगातार डबल स्टिक से विरोधियों के ऊपर प्रहार करने का काम या डिफेंस करने का काम ये डबल स्टिक करती है। वाल काम्बुविचू एक नुकीला भाला, नुकीला जो वेपन्स है वो स्टिक को लगाया होता है, उसे भाला कहते हैं। और ये भाला से अटैक विरोधियों के ऊपर करना है और ये भाला से बहुत सारे लोगों के ऊपर एक साथ अटैक किया जाता है। इससे डिफेंस और अटैक के तरीके इसमें भी बहुत सारे हैं। वालविचू एक घुमावदार तलवार है और वालविचू सिंगल तलवार और डबल तलवार, ऐसे दोनों प्रकारों से खेला जाता है। जैसे कि अगर खेल में देखें तो हम लोग वालविचू फर्स्ट मिनट में सिंगल तलवार से खेलते हैं और सेकंड मिनट में डबल तलवार से खेलते हैं। और लड़ाई के समय भी जो पहले लोग इसका इस्तेमाल करते थे, तो सिंगल तलवार का भी बहुत सारी लड़ाइयों में इस्तेमाल किया है और डबल तलवार का भी बहुत सारी लड़ाइयों में पहले लोगों ने इस्तेमाल किया है। सुरुलवालविचू एक स्टील वेपन्स है और फ्लेक्सिबल लचीली तलवार है, जिसकी हाइट मैक्सिमम 6 फीट से लेके 4.5 फीट तक जो खेलने वाले की हाइट्स के मुताबिक रहती है। और इसमें भी बहुत सारे अटैक और डिफेंस के तरीके हैं और एक साथ सुरुलवाल, सिंगल सुरुलवाल और एक डबल सुरुलवाल, ऐसे दो तरफ से ये इसको खेलने का इसका तरीका है। वैसे तो सिलंबम की कई सारी स्टाइल फॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस स्टाइल फॉर्म है निलाई कल्की। निलाई का मतलब होता है मुद्रा और कल्की का मतलब है बदलना। युद्ध के दौरान लगातार बिना रुके मुद्राओं को बदलते रहने की तकनीक को ही निलाई कल्की कहते हैं। एक साथ बहुत सारे योद्धाओं के ऊपर सिंगल लाठी से अटैक करना एक वो स्टाइल है और बहुत ही अच्छा इफेक्टिव स्टाइल है। प्रमाणों के अनुसार निलाई कल्की सिलंबम की सबसे प्राचीन तकनीक है, जिसे सिलंबम के प्राचीन गुरुओं द्वारा निर्मित किया गया था। सिलंबम में लकड़ी के अलावा अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल प्राचीन समय में होता था। मारू एक हरिन सिंग से बना हुआ एक नुकीला वेपन्स है। मारू दोनों हाथ में रख के यूज करते हैं। पांताकुल एक दो जो लकड़ियां है सिलंबम की, उसके पॉइंट पे आग की गेंदे बांधी जाती थी और भारी भरकम चैन उसको अच्छा सा लगाया जाता था और उससे वो खेला जाता था। सुरुल एक लचीली तलवार है, इससे लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर सुरुल हम लोग फिलहाल अभी के सिलंबम में खेल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए बड़े संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी कोशिश को नाकाम किया सिलंबम के कुछ माहिर योद्धाओं ने। पुलिथेवर एक पॉलीगर योद्धा समुदाय का प्रमुख था। आर्केड के नवाबों ने
अंग्रेजों की मदद से उसके ऊपर बहुत बार हमला किया। 1750 से लेके उसने सिलंबम योद्धाओं का इस्तेमाल करके 1760 तक अपना राज्य बचाया रखा। 1772 के दौरान आरकोट के नवाब, जिन्होंने कर वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को बहाल कर दिया, इसी वजह से वीर पांडियन कोट्टा बोम्मन, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकार कर दिया। वे ऐसा कर सके क्योंकि उनके पास सिलंबम मार्शल आर्ट्स की कला थी और उन्होंने कर का भुगतान भी भरने से मना कर दिया। यही कारण था कि अंग्रेज समझ गए कि हम ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट से उनके साथ नहीं लड़ सकते और उन्होंने बंदूकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसी के बाद वो जीत सके। इसी तरह 1801 में शिवगंगई के राजा चिन्नमुर्तु ने अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिश बंदूकों का सामना डटकर सिलंबम मार्शल आर्ट के बलबूते पर किया। ब्रिटिशर्स को उनसे जीतने के लिए बेजोड़ मेहनत करनी पड़ी। सिलंबम योद्धाओं के शौर्य के कारण अंग्रेजों ने सिलंबम यह कला और उनके शस्त्र बिक्री पर पाबंदी लगा दी। लेकिन सच्चे सिलंबम योद्धा जो थे, उन्होंने गन्ने का इस्तेमाल करके वो कला फिर भी जीवित रखनी शुरू कर दी। अंग्रेज़ों को यह बात समझ में आ चुकी थी कि इसका स्रोत कुरुंजी पहाड़ियों के नारी कुरुआ जनजातियों से है। उन्होंने इन जनजातियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और इस जनजातियों को एक अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। आज़ादी के बाद सिलंबम मार्शल आर्ट को फिर से पुनर्जीवित किया गया और दूसरे मार्शल आर्ट्स की तरह इसे भी स्पोर्ट का दर्जा दिया गया। अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने के बाद 1952 में सिलंबम का फिर से भारत में आगमन हुआ। हालांकि आज की घड़ी में मलेशिया का वो एक राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि वहाँ पे तमिली लोग बहुत है। श्रीलंका में भी वो खेल खेला जाता है तमिलों की वजह से। आज भारत में इसे लड़के और लड़कियाँ दोनों ही समान रूप से सीखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग इसका वर्ल्ड एमेच्योर सिलंबम फेडरेशन है, एशियन एमेच्योर सिलंबम फेडरेशन है, इंडियन एमेच्योर सिलंबम फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद ऑल महाराष्ट्र सिलंबम है। तो इस तरह की जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय से लेके राज्य लेवल तक और राज्य लेवल से लेके जिला लेवल तक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय से लेके हम लोग गांव लेवल तक इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये विभिन्न संगठनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे भारत भर में इसका प्रचार कर रहे हैं। इसे हमने अभी 2 साल पहले स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता ली है। उसके कारण ये भारत के हर एक स्कूल में खेली जा रही है ये कला सिलंबम, और उसके जरिए बच्चों को एक करियर बनाने का मौका मिल रहा है। हालांकि सिलंबम मार्शल आर्ट को स्पोर्ट के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो उसे मिलना चाहिए था, लेकिन ये युद्ध कला एक गौरवशाली इतिहास की बुनियाद रही है। शायद आज नहीं तो कल सिलंबम को स्पोर्ट के क्षेत्र में भी वही मुकाम हासिल होगा जो एक ज़माने में इसे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में हासिल था। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.